जो खामी लगती है कि इसमें रेडियो बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं है। Hey guys, welcome to another video of Nick Zik। फाइनली मेरे साथ में एक और ओनर है नागपुर शहर से टाटा हैरियर के। टाटा हैरियर BS6 है इनके पास में एग्जैक्ट प्लस वेरिएंट विद मैनुअल ट्रांसमिशन। एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, क्योंकि प्रीतम जोरे का जो लास्ट टाइम हम लोगों ने ओनरशिप रिव्यू लिया था उससे थोड़ा सा महीने और पहले इन्होंने गाड़ी ली थी, तो इनका एक्सपीरियंस अब तक कैसा है, क्योंकि 14,000 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कई सारी आउटिंग हाईवे ट्रिप्स इन्होंने की है। एंड ही इज अ कार एंथुसियास्ट ऑल्सो, वेरी नॉलेजेबल अबाउट कार्स, एसयूवीज एंड न्यू कार्स बीइंग लॉन्च्ड इन मार्केट। तो टाटा सफारी रिलेटेड भी हमने काफी सारी बातें की। ऐसे नॉलेजेबल इंसान से इनकी ओनरशिप रिव्यू लेने में अलग ही मजा आता है। तो आपके लिए इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड कमेंट करके बताएं कि आप टाटा हैरियर रिलेटेड क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या आप वो परचेज करने का प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी ओनर हैं, कोई इश्यूज फेस कर रहे हैं या अच्छा एक्सपीरियंस आपका है, तो जरूर कमेंट करके बताएं। नाउ लेट्स स्टार्ट। अजितेम भाई, सबसे पहले आप बताइए कि आपने गाड़ी कब परचेस की, कौन सा वेरिएंट है, कौन सा कलर है और क्यों परचेस किया आपने टाटा हैरियर, कैसे चूज की? लेकिन देखो बात ऐसी है कि ये गाड़ी पे मेरी नजर तब से है जब पहली बार H5X आया था ऑटो एक्सपो 2018 में। अच्छा, कॉन्सेप्ट। हाँ, तो वो टाइम मुझे अभी भी याद है, हम लोग ऑफिस में बैठ के देख रहे थे साइट पे कि कौन सी गाड़ी आ रही है, और ये गाड़ी का जो लुक था, मतलब ऑरेंज कलर में गाड़ी वो टाइम दिखाई गई थी, मतलब एकदम हटके लुक था, कूपर ऑरेंज, एकदम ऐसा लुक था कि जैसे कई गाड़ी देखी नहीं गई थी। और मैं वो टाइम से मेरे दिमाग में ये था कि यार ये गाड़ी खरीदना है, अट्रैक्ट कर रही थी। हाँ, और हालांकि वो टाइम मैं पुणे में रहता था, मेरा कोई फिक्स नहीं था कभी अभी आगे कहाँ चलना है, क्या चलना है। तो वो रीजन से 1-1.5 साल मेरा हमेशा ये था कि भाई लेना है नहीं लेना है, क्या करना है। तो वो चक्कर में ना डिसीजन नहीं हो पाया। और फाइनली अभी पिछले अगस्त में, यही अगस्त में, सॉरी 2020, अब पिछला बोलना पड़ेगा, लास्ट ईयर है। हाँ, वो अभी आदत नहीं। हाँ, तो उसमें मैं ऐसे ही चल रहा था, मतलब फादर के साथ बात करना कि वो टाइम मेरे पास पुरानी गाड़ी थी विस्टा इंडिका, कि वो चेंज करना है और हम लोग को नया गाड़ी लेना है। तो मैं गया तो मेरे को दिखा कि टाटा प्रोडक्ट ऑलरेडी थी आपके पास में। हाँ, मेरे पास एक और टियागो भी है, तो हम लोग के पास ऑलरेडी रखी। हाँ, टाटा प्रोडक्ट्स हमारे पास कई साल से है और हम कई साल से कंपनी को ट्रस्ट कर रहे हैं और हमको अभी तक कभी धोखा नहीं दिया है कंपनी ने। तो वो टाइम पे हम लोग गए, हम लोग को दिखा कि ये गाड़ी BS6 में आ गई है, लॉन्च हो गई है, तो उसका हमने वो टाइम पे टेस्ट ड्राइव लिया। और जैसे कि मैं आपको बोला था 2018 से मैंने गाड़ी को फॉलो किया हुआ है, कई लोग के वीडियो देखे हैं, आपके चैनल वीडियो देखे, मोटर ऑक्टेन के वीडियो देखे, और भी जितने लोग हैं, गगन चौधरी है, वो तो हमेशा डिटेल में बात करते हैं। तो वो सारे लोग के हम लोग वीडियोस फॉलो कर रहे थे। तो मेरे लिए तो कोई बड़ी डिसीजन नहीं थी। मार्केट में मैं और कोई गाड़ी देखने भी नहीं गया था, ना कोई क्रेटा, ना कोई सेल्टस, ना कोई हेक्टर। अपील नहीं लग रहा, कोई नहीं। मैं सीधा शोरूम में गया, जैका में गया, उनको बोला भैया मेरे को हैरियर चाहिए, बुकिंग करवा दो और गाड़ी दिला दो। कितना टाइम लगा फिर बुकिंग करने के बाद? ये भी एक बहुत अनोखी किस्सा है। मतलब मैं जब ऑनलाइन देख के चल रहा था तो मेरे को 4 to 6 वीक्स बताया जा रहा था। अच्छा, तो मतलब 1.5 महीने लगभग। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि नवरात्रि दिवाली के आसपास गाड़ी हाथ में आना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं अगस्त में गया था। 20 अगस्त को मैं पहली बार जायका में गया और 27 अगस्त को मैंने पेमेंट किया और 31 तारीख का ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है। 3 दिन में? 3 दिन में। ओह माय गॉड, ये कैसे? किसी ने कैंसिल किया होगा, पता नहीं। मतलब मैं बुक कर लिया, वो मेरे को बोले कि आपको हम बताते हैं। 2 दिन बाद उनका मेरे को फोन आया, क्योंकि मेरा डिफरेंस है, मैं ड्यूअल टोन बुक किया था। वो मुझे बोले कि बिना ड्यूअल टोन का आपको इमीडिएटली व्हीकल रैप लगाना तो सस्ता। तो मैं बोला कि रैपिंग तो हम बाद में कर सकते हैं, अगर गाड़ी मिल रही है तो क्या दिक्कत है। मैं बोला चलो बढ़िया है। मैं PDI किया, मेरे को पसंद आ गई गाड़ी, तो मैं बोला कि नहीं यार चलो ले लेते हैं। मतलब पेंट प्रोटेक्शन वगैरह सब करके सब गाड़ी अपने यूज कर रहे हैं, मजा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या क्या ट्रिप्स किए आपने, कुछ अच्छी स्टोरीज बताओ, क्योंकि लोगों को एंथुसियाज्म बहुत है ये जानने में कि जब इतनी बढ़िया गाड़ी लेते हैं, बड़ी फैमिली के लायक, स्पेशियस, इतनी केपेबल, और हैरियर जगह जगह देखने भी मिल रही है आजकल नागपुर में, पहले से ज्यादा दिख रही है जैसे BS6 लॉन्च हुई है। तो लोग जानना चाहते हैं ऐसी गाड़ी ले लेकर के जो ओनर्स हैं वो कहाँ तक जाते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसा लगता है उनको एक्सपीरियंस हाईवे वगैरह पर, रूरल पर, आउटिंग में, आउटडोर में, एडवेंचर ट्रिप्स में, वो आप बताओ कुछ अच्छी स्टोरीज हो। अभी तक के मतलब मैं जो 2-3 ट्रिप किया उसमें मैंने इनिशियली स्टार्टिंग में ट्रिप की थी लॉकडाउन में, जब मैं पूना से मेरा सामान नागपुर आ रहा था। तो मेरे घर का पूरा सामान मैंने गाड़ी का फोल्ड करके इसमें डाल के लाया हूँ। सिर्फ सीट फोल्ड कर दी और आप अकेले बैठे हो? अकेले बैठा हूँ। सिर्फ मेरे घर का वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसा जो हैवी सामान है वो 2-3 सामान ट्रक में है, क्रॉकरी वोकरी, बाकी पूरा कपड़ा ये वो सब बड़े जो लगेजेस होते हैं। बाकी हाउस होल्ड पूरा सामान एक ट्रिप में गाड़ी में आया हुआ है।
और उसके सिवाय फिर हम लोग का मेरा कुलदेवत है कोकन साइड में, रत्नागिरी साइड में, तो वहाँ मैं अभी हालांकि न्यू ईयर के टाइम में फैमिली के साथ गया था। वो तो सनसेट सनराइज देखने लायक जगह है। हाँ, मैं गया हुआ तो वो भी हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। और गाड़ी का ये हाईलाइट अच्छा है कि मतलब पुराने गाड़ी जब मैं कंपेयर करता हूँ तो गाड़ी में कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा अच्छी है। आप एट स्ट्रेच 8-10 घंटा भी गाड़ी चलाते हो तो बिल्कुल कोई फटीग नहीं होता है। मैं भी नोटिस कर रहा हूँ कि एनवीएच लेवल इस गाड़ी का इतना कम हो गया है। पहले में ये गाड़ी में जितने बार ड्राइव किया करता था, ट्रैवल करता था किसी के साथ में हैरियर BS4 में, तो बहुत ज्यादा था एनवीएच लेवल, एक्सेप्टेबल है। जीप कंपास कंपैरेटिवली बहुत अच्छी लगती थी उस टाइम पे, बट नाउ बहुत साइलेंट लगती है, बहुत स्मूथ लगती है गाड़ी, और इंजन की भी आवाज लगभग नेग्लिजिबल है। अभी देखो हम लोग 60 स्पीड पे क्रूज कर रहे हैं रोड पे, कोई आवाज नहीं है, ऐसा भी नहीं कि म्यूजिक चल रहा है, बहुत साइलेंट चलती है गाड़ी। हम लोग इजीली बात कर पा रहे हैं और कैबिन में इतने आराम से बैठे हैं, ऐसा लग रहा है किसी के ऑफिस के एसी का आवाज जैसा आता है उतना ही आवाज आ रहा है। एंड जो सस्पेंशन है, ऑब्वियसली वी ऑलवेज नो हैरियर के सस्पेंशन कितने अच्छे होते हैं, तो झटके भी लगने नहीं दे रहे। वैसे तो हम हाईवे पर अच्छी खासी रोड पे ही जा रहे हैं, बट छोटे मोटे बम्पी रोड होते हैं, छोटे मोटे गड्ढे होते हैं, वो भी पता नहीं चल रहे हैं। दैट्स एक्चुअली फन फैक्टर। आपको शायद लॉन्ग राइड करने में यही वजह है। लॉन्ग राइड में आपको नोटिस अगर आपने किया हो तो बहुत ज्यादा जो थकावट होती है वो आवाज से होती है। आपका फैन का आवाज भै 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 या गाड़ी का आवाज, उससे हम लोग फटीग हो जाते हैं। तो वो अगर आप आवाज कैंसिल कर दो और साथ में जो सीट में जो कंफर्ट मिलता है, इवन पीछे की सीट जो है वो पूरा आपको नी तक के सपोर्ट देती है, अंदर साइड सपोर्ट देती है। तो वहाँ भी आप कैसा फैल के अगर बैठे हो, मैं भी लगभग 6 फीट का हूँ, मेरी गाड़ी पूरी पीछे होती है, तो भी पीछे का आदमी आराम से बैठ पाता है, पैर टच नहीं होता है। तो हम टॉल पैसेंजर जब अपने हाइट के हिसाब से सीट को पूरा पीछे करते हैं, तो भी पीछे वाले टॉल पैसेंजर के लिए इनफ स्पेस होता है। दैट्स अबाउट द हाई व्हील बेस ऑफ दिस व्हीकल। लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2 की जगह जब डिस्कवरी स्पोर्ट के सीटिंग स्ट्रक्चर को चूज किया था टाटा ने, तो उसकी वजह यही थी कि आपको सिटिंग स्पेस दोनों रोज में पूरे कैबिन में बढ़िया मिलनी चाहिए, एंड दैट इज हैपनिंग एज पर द ओनर हिमसेल्फ। अच्छा, और आपका माइलेज वगैरह का क्या एक्सपीरियंस है गाड़ी में? माइलेज का तो गाड़ी मतलब मैं क्या बताऊं, मैं जब ये गाड़ी लिया था मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि बड़ी गाड़ी लेते तो हम लोग ये सोचते नहीं है। हाँ, कंपनी कुछ 14-15 कुछ बोलती है, बट वो चीज भी मैं इतना ट्रस्ट नहीं किया था, क्योंकि वो हमेशा कुछ जाड़ा चढ़ा के बोलते। बट आई वॉज वेरी सरप्राइज, क्योंकि ये गाड़ी ने मेरे को अभी तक हाईवे पे 16 के नीचे कभी माइलेज नहीं। इट नाउ 17.9 अपना क्रूजिंग चल रहा है, तो दिस इज अमेजिंग। सिटी में भी हम लोग चलाते हैं तो 15-16 तो दे ही देती है। 15-16 सिटी में देती इतनी बड़ी डीजल गाड़ी। पूना में मैं बम्पर टू बम्पर चलाया तो 11 दे रही थी। मतलब अभी और क्या चाहिए। मैं इसके पहले टाटा का टियागो गाड़ी चला चुका हूँ, जो कि माइलेज के लिए बहुत फेमस है, 22-23 तो मिनिमम देती है। और मेरा जो अभी तक का डीजल का कैलकुलेशन है, मेरे को टियागो पर किलोमीटर 4 रुपीज पड़ता है, 450। क्या कम्यूटिंग है। हाँ, तो ये गाड़ी मेरे को 5-5.5 किलोमीटर देती है, 5.5 रुपए पर किलोमीटर। सिंपली अमेजिंग, बहुत ज्यादा अमेजिंग। तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बहुत कम है। पहले तो टाटा कंपनी की जितनी गाड़ियां उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, माइलेज भी देखा जाए तो अच्छा खासा जा रहा है। दूसरी बात, बहुत छोटे मोटे डिफेक्ट्स नहीं होते जाते हैं गाड़ी में, छोटी मोटी चीजें लग गई, फिर आपका बम्पर पिचक गया एंड ऑल दैट, डेंट आ गया, स्क्रैच आ गई, ये सब प्रॉब्लम भी इसमें नहीं होती, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी टफ है। हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज किया जाता है टाटा की गाड़ियों में, एवरीबडी नोज। आए दिन हम लोग एक्सीडेंट्स की पिक्चर्स वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो टाटा की गाड़ियां जब भी इन्वॉल्व होंगी तो आपको दिखेगा कि सबसे कम लॉस टाटा की गाड़ियों को होगा, इंजुरी भी कम से कम होंगी पैसेंजर्स को, या नहीं ही होंगी। एवरीबडी विल वॉक सेफ अलाइव। बट दूसरी गाड़ियों में हमें वही एक चीज है जो देखने नहीं मिलती, अनसेफ भी है, क्वालिटी भी बिल्ड की कम है, और बाकी इंसुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी है, फैंसी फीचर्स ज्यादा स्टफ्ड है, वो सारे काम नहीं होते टाटा की गाड़ियों में। टाटा की गाड़ियों में रिलायबिलिटी इज द प्राइमरी फैक्टर, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को कम से कम रखना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आपकी ड्राइव और कंफर्ट लेवल जो है ना आपका, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड दैट इज वन थिंग विच इज अश्योर्ड इन ऑल द कार्स विच इज बेस्ड ऑन इम्पैक्ट 2.0, टियागो, टिगोर, नेक्सॉन, टाटा हैरियर, हेक्सा, इन सब गाड़ियों में सब कुछ अच्छा क्यों है? इम्पैक्ट 2.0 के साथ और JLR के इन्फ्लुएंस के साथ में टाटा की सारी नई गाड़ियां, मॉडर्न गाड़ियां बढ़िया वर्क कर रही हैं। माइलेज के बारे में बात हो गई, कंफर्ट के बारे में बात हो गई, लॉन्ग टूर्स के बारे में बात हो गई, सिटी राइडिंग में आपने कैसा एक्सपीरियंस दिया वो भी बताया। लेकिन अभी मुझे ये बताया कि फैमिली के बाकी लोग क्या फीडबैक देते हैं गाड़ी को? फैमिली के बाकी लोग भी जैसे है वो तो खुश है, मतलब वो लोग इनिशियली गाड़ी का साइज देखे काफी इंप्रेस हो गए थे, जिस तरीके से प्रेस्टीजियस हो जाता है लोग। हाँ, पीछे में सामान रखने के लिए अपने पास काफी सारा स्पेस है। अब मम्मी पापा है, मेरी वाइफ है और छोटा लड़का है, तो वो लोग पीछे जैसे बैठते तो आराम से वो पीछे बैठ पाते। पीछे का अगर वो कॉफी होल्डर बोले जो स्टैंड है वो पीछे कर दिया तो आप जैसे घर में सोफे पे बैठे हो, हाँ, उस टाइप का फीलिंग आता है। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि जगह नहीं है या कुछ नहीं है, बिल्कुल चिपक के बैठने की जरूरत नहीं है। इट इज वेरी एंजॉयबल एंड वेरी कंफर्टेबल। अच्छा, अगले टॉपिक पे चलते हैं, और ये बताइए कि क्या कोई नेगेटिव्स आपको फील हुआ या कोई प्रॉब्लम फील हुई है इस गाड़ी के अंदर इतने टाइम से जब आप यूज कर रहे हो? अगस्त एंडिंग से अभी तक ना, कितने महीने हो गए? 4 और
5-6 महीने हो गए। तो इसमें लेकिन स्टार्टिंग में मुझे लगा कि जो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो दिया है टाटा ने वो इतना रिफाइंड नहीं है। मतलब अगर आप एक प्रीमियम गाड़ी बेचते हो तो कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो आपने थोड़ा बहुत टेस्ट करके ले आना चाहिए। तो अभी जैसे अभी मैं आपको एक बहुत ऑब्वियस सा इसमें पॉइंट है, इसमें गाना पॉज करने के लिए कोई फीचर ही नहीं है। यहाँ टच पे कहीं नहीं है, देखिए यहाँ भी बटन नहीं है, ना स्टीयरिंग पे बटन है, ना वहाँ है। तो हाँ, तो मुझे अगर गाना पॉज करना है तो एक तो मैं यहाँ पे जाके मेरे को मैन्युअली पॉज करना है या फिर यहाँ से म्यूट कर देना है। तो ये एक ऐसा बड़ा ऑब्वियस सा फीचर है। दूसरा एक ऐसा मुझे जो खामी लगती है कि इसमें रेडियो बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑलवेज ऑन रहेगा या फिर सीधे ऑफ होएगा? नहीं, तो अभी इसमें कैसे होता है कि जैसे अभी लास्ट मालूम है ब्लूटूथ पे सुन रहा हूँ और अब मैंने गाड़ी बंद करके फिर थोड़ी देर से स्टार्ट की तो वो ब्लूटूथ पेयर करने की कोशिश करेगा और अगर नहीं मिला तो रेडियो चालू कर देगा। और अगर रेडियो बंद करना है मतलब पूरा सिस्टम ही बंद कर देना, फिर अपना नेविगेशन भी बंद। हाँ, सब बंद हो जाएगा। मतलब अब बहुत बार ऐसा हुआ था कि जैसे मेरे डैड लेके जा रहे थे, उनके पास मेरा फोन नहीं था तो उनको 0 वॉल्यूम पे रेडियो चलाना पड़ा और फिर मतलब रेडियो तो चल ही रहा था। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत उन्होंने सोचना चाहिए था। और जो बाकी जो इश्यूज थे जैसे भी एंड्रॉइड ऑटो में थोड़ा हैंग होना या फिर iOS में भी ऐसे कारप्ले कभी कभी ऐसे होता था कि पकड़ता ही नहीं था। एप्पल कारप्ले पकड़ता ही नहीं। हाँ, केबल से लगाने के बाद नहीं पकड़ता है, फिर उसको इधर उधर बंद करो चालू करो तो उसके बाद होता था। बट हालांकि ये जो इश्यूज थे वो तो एक अपडेट के बाद चलो रिजॉल्व हो गए। सॉफ्टवेयर लेवल के ही इश्यूज होते हैं, हार्डवेयर में कहीं कोई तकलीफ नहीं है, सब बढ़िया लिया है। हार्डवेयर बहुत अच्छी है, वहाँ गड़बड़ हुई है। हाँ, तो ये जैसा अगर प्ले का बटन दे, अभी नेक्स्ट का बटन दे रहे हो, बैक का दे रहे हो, वॉल्यूम का दे रहे हो, तो एक पॉज का बटन अगर आप दे देते तो पूरा सिस्टम कंप्लीट हुआ था और मेरे को भी स्टीयरिंग छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैं कहीं हाईवे पे जा रहा हूँ मुझे बंद करना है तो वो बहुत मुश्किल है। आपको कंसंट्रेट करना है रोड पर और आपको अपनी आंखें वहां से हटानी नहीं है, तो मुझे वो करना पड़ेगा। तो वो नहीं हो रहा तो म्यूट दबाने का इकलौता चॉइस है। हाँ, म्यूट ही है, मतलब वो गाना आगे चले जाएगा और वो सिस्टम बजते रहेगी, तो जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं तो गाना रोक देना चाह रहा था। ऑफ कोर्स, वो क्यों हमारी बैटरी और पावर कंज्यूम करता रहा है। दूसरी एक चीज जो मुझे जो थोड़ी निगेटिव लगी कि यहाँ पे जो उनका USB पोर्ट है ये अकेला पोर्ट है जो इंफोटेनमेंट से जुड़ा है। तो मतलब एक तो मैं फोन में नेविगेशन यूज करूंगा या फिर मैं मेरा पेन ड्राइव पे गाना शुरू, मैं दोनों नहीं कर सकता। तो अगर मेरे पास पेन ड्राइव पे मेरा अच्छा कलेक्शन है जो मैं कई सालों से यूज कर रहा हूँ और मुझे फिर नेविगेशन चाहिए तो मुझे चॉइस करना पड़ेगा। हालांकि मैं सोचता था कि यहाँ पे जो USB पोर्ट दिया हुआ है उसमें अगर वो इसके साथ कनेक्शन दे देते तो फिर वो एक बेहतर हो जाता कि हम लोग चॉइस कर पाते कि भाई एक काम कर यहाँ से बैकग्राउंड में म्यूजिक बजती रहती पेन ड्राइव की और सामने स्क्रीन पे हर चीज पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास नेविगेशन नहीं होता इसमें। नहीं, बिल्ट इन नेविगेशन तो इसमें अभी तक है नहीं। तो हम लोग को जो फोन का नेविगेशन है एंड्रॉइड में या फिर जो आपका गूगल मैप वगैरह है। एक और बहुत अनोखी चीज जो मैंने इसमें नोटिस की जो है कि बग है, अगर मैं गूगल मैप का नेविगेशन यूज करता हूँ कार प्ले में और मेरा गाना चल रहा है तो मेरे को यहाँ पे जो प्रोजेक्ट होता है उससे मेरे को नेविगेशन दिखता ही नहीं है। गाने दिख जाते हैं, गाने भी नहीं दिखते और नेविगेशन भी नहीं दिखता है। बट यही अगर मैं एप्पल मैप में लगाऊंगा तो फिर बराबर वहाँ नेविगेशन दिखता है। मतलब वो बताएगा कि आगे घूमना है, राइट लेना है, लेफ्ट लेना है। मतलब वो गूगल मैप के साथ में कोऑपरेट नहीं कर पा रहा, अभी वो कोऑपरेट कर रहा है। तो चाहे फिर अभी किसका कार प्ले का इशू है या फिर टाटा का इशू है, ये तो अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ। बट मैंने ये 2-3 बार कंप्लेंट की हुई है सर्विस स्टेशन में भी और हर जगह पर। अभी तक क्योंकि एप्पल के मैप्स अभी तक पूरे रिलायबल नहीं है ना अपने यहाँ पे। एप्पल के मैप्स बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, तो सब कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है उसमें। वो मेरे को जो जगह पता है वो भी मैं डालता हूँ तो एप्पल मेरे को दूसरी जगह लेके जाता है। ये रहा आपका एक्सपीरियंस अपने इंफोटेनमेंट के बारे में कंबाइंड टू दी MID। हाँ, बट ओवरऑल अगर मैं ये देखता हूँ कि जैसे मैंने देखा दोस्त लोग के पास क्रेटा है जिसमें कि ये सारे फीचर रिफाइंड है। बट मेरा कंसेप्ट है कि बेसिकली गाड़ी में चलाता हूँ तो ड्राइविंग प्लेजर के लिए और मेरे लॉन्ग डिस्टेंस से कंफर्ट के लिए। तो अगर वो मेरे रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है तो ये छोटी मोटी चीजें ऐसे कि आई कैन लिव विद इट। मतलब उतना कोई उसमें मेरे को फर्क नहीं पड़ता। प्राइमरी जो फोकस था वो सेटिस्फाइड है। ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी और गाड़ी चलाने का मजा, उसमें ये गाड़ी सारी जगह पे एस कर लेती। ड्राइव डायनामिक्स बढ़िया है, एक नंबर। तो सस्पेंशन। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है जो हर एक टाटा ओनर के साथ में रहेगा, स्पेशली हैरियर ओनर के साथ में, कि ECU कितना अच्छा काम कर रहा है। अब आपकी हैरियर में तो ये भी है स्पोर्ट मोड, सिटी, इकोनॉमी ड्राइव। सिटी तो बाय डिफॉल्ट चलता है, अगर पेट्रोल डीजल बचाना है किसी को तो वो इकोनॉमी मोड की बटन दबाएंगे, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट सिटी चलता है। अभी अपन काय पे चल रहे हैं? सिटी पे चल रहे हैं। और जो इंसान ड्राइव एंथुसियाज्म के साथ चल रहा है या उसको जल्दबाजी है, पावर आउटपुट अच्छा चाहिए, मैक्स BHP और मैक्स टॉर्क चाहिए, वो स्पोर्ट मोड लगाएंगे। आपका क्या एक्सपीरियंस है ECU के साथ में और ये तीनों बटन के साथ? हाँ, तो जैसे आपने कहा सिटी में तो मैं हमेशा मतलब गाड़ी स्टार्ट होती है तो सिटी मोड में, तो मैक्सिमम गाड़ी मेरी सिटी मोड में इको पे बंद करेंगे तो सिटी पे चालू होगी। हाँ, वो कभी भी कहीं पे भी आप बंद करो गाड़ी चालू तो सिटी में होगी। तो अभी कैसा होता है कि जब मेरे को जनरली क्रूज करना होता है, मतलब एक्सप्रेस वे हूँ मैं, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे या फिर कोई जो 6 लेन 4 लेन हाईवे है, तो उसमें जैसे अगर आप 80-90 पे डाल दो और इकोनॉमी मोड डाल दो तो गाड़ी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ आपको अच्छा माइलेज मिला? हाँ, वहाँ पे बहुत अच्छा माइलेज मुझे मिला। मैंने अभी तक गाड़ी कभी 100 के ऊपर क्रॉस नहीं किया है। 110 इज द मैक्स। हाँ, 110 इज मैक्स, क्योंकि बाई चांस अच्छा हाईवे मिल गया तो वो भी क्रूज में लॉक रहता है ऊपर, उसके मैं कभी रेयरली जाता हूँ क्योंकि मेरे वो पसंद नहीं है, सेफ्टी का इशू है। तो आप अगर वो स्पीड में क्रूज जाते हो तो
इको मोड में आपको बेहतरीन माइलेज मिलेगा, बस वहां पे आपका पावर लॉस होता है। कोई कारण अगर आपको ब्रेक मारना पड़ा तो फिर आपको स्पीड गेन करने में यू विल नीड दैट टाइम। या फिर आप अगर चाहते हो कि गाड़ी आगे मैं पट से ओवरटेक कर लेता हूँ तो आप इको मोड में आप वो उतना गाड़ी आपको साथ ही नहीं देगी। सिटी मोड में कैसे करती है? सिटी मोड में वहाँ परफॉर्म कर लेती है, बट स्पोर्ट्स मोड में वहाँ पे गाड़ी का इंजन एक्चुअली शाइन करता है। फिर आप एकदम वूफ वूफ जैसे आप निकलना है पटापट निकल सकते हो। अगर आपको बल्क में जैसा हाईवे में कोई ब्लॉक है ट्रैफिक का, तो उसमें अगर आपको खींचने से, अभी मैं अक्सर देखता हूँ मुंबई पुणे हाईवे में कई जगह में ऐसे ट्रक का पाइलअप हो जाता है, ट्रक के पीछे गाड़ियां पे गाड़ियां तो वहाँ कैसा है, वहाँ पावर स्पोर्ट्स मोड में डाल दो, सटासट गाड़ी निकाल लो, आगे जाके फिर आप आराम से इको में चले जाओ, सिटी पे चले जाओ, एकदम गाड़ी सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छा है कि आपके पास चॉइस है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक बहुत अच्छा फैक्टर हो गया। तो तीनों मोड बढ़िया वर्क कर रहे हैं। अच्छा, टेरेन रिस्पॉन्स कैसा है? टेरेन रिस्पॉन्स भी एक्चुअली हाँ, ये गाड़ी का बहुत अमेजिंग है। मतलब अभी अपने यहाँ पे कोई हाईवे ऐसी है कि जिसमें आपको रफ रोड चलाना पड़ जाता है, तो वहाँ पे ये गाड़ी का बहुत अच्छा, मतलब आपको एकदम से सस्पेंशन में ध्यान आएगा कि गाड़ी आपकी थोड़ी स्टिफ होके चल रही है, आपको उतना जर्क नहीं लग रहा है। मतलब कंपेयर टू पुरानी गाड़ी में, अच्छा हम देखते हैं कि स्विफ्ट जा रही है, कोई भी दूसरी गाड़ी जा रही है तो ऐसे एकदम हिल के जा रही है, और अपनी गाड़ी एकदम सट से निकल जाती है। तो सब हिल रहे हैं, अपन नहीं हिल रहे हैं। हाँ, तो एकदम कम हिल रहे हैं, 40 पे जा रहे हैं, जो अदरवाइज मेरे को 20 पे आना पड़ता था। तो वो बहुत एक अच्छा प्लेजर लगता है अपने को, एकदम अच्छा लगता है। इवन वेट मोड में मैंने एक्सपीरियंस किया कि आपका ब्रेकिंग हो गया या फिर गाड़ी का हैंडलिंग हो गया, काफी रोड को पकड़ के गाड़ी चलती है अदरवाइज नॉर्मल रोड के आगे से। तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ सोच समझ के उसमें ईसीयू में प्रोग्रामिंग की है। और इवन कभी भी आप अगर डिस्क भी है तो उसमें वाइपिंग का फीचर दिया है। तो ऐसा कभी होता नहीं कि पहले मेरे को ये पुरानी गाड़ियों में एक्सपीरियंस है, बरसात में ब्रेक मारो तो पहले कुछ सेकंड लगता नहीं है, फिर जाके एंगेज होता है। पहले ब्रेक स्लिप होते हैं, फिर टायर स्लिप होते हैं, फिर जाके गाड़ी रुकती है। तो कुछ ची चू आवाज है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप इंस्टेंट लगाओ तुरंत, जस्ट एज नॉर्मल रोड। हाँ, तो आप 120 में भी अगर रहेगा, ब्रेक डालो, आपकी गाड़ी एकदम स्टेबली रुक जाएगी, कोई बॉडी रोल नहीं है। वो कोई अभी ऐसा भी नहीं कि गाड़ी पलट जाएगी, बहुत एकदम सटीक चलती है। ये चीजें मैंने एनाटॉमी वीडियो में बहुत अच्छे से बताई। आपने एनाटॉमी वीडियो मेरे दोनों देखे हैं कि? हाँ, देखा है ना, वो भी देखा है कि ये फीचर्स बहुत इन डेप्थ में एक्सपीरियंस किए। और मैं तो बोलता हूँ अगर आपको गाड़ी लेना है, हाँ, तो वो प्लीज वीडियोस आप देखिए, क्योंकि उसमें आपको एक्चुअल जानकारी मिलेगी कि टाटा ने कितना मेहनत की है। ये कोई फीचर बाकी कोई मैन्युफैक्चरर देता नहीं है, और टाटा इस चीज की एडवर्टाइज भी नहीं कर रहे हैं, वो फ्लॉन्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन वो एक्चुअली उनका यूएसपी है कि गाड़ी में ड्राइविंग डायनेमिक्स बहुत बढ़िया है, और सस्पेंशन के साथ में ट्यून अप करके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऐसे दिए हैं कि आपको स्टेबिलिटी भी मिलती है, कंफर्ट भी मिलता है, एंड देन सेफ्टी ऐसा एनहांस हो जाती है कि आप गाड़ी को रोल ओवर का प्रॉब्लम भी नहीं देखोगे, नहीं आपकी गाड़ी का कंट्रोल जाने वाला है, ना आपको ब्रेकिंग में डिफिकल्टी आने वाली है। एबीएस वर्क्स रियली वेल। अच्छा, ऑफ रोड एबीएस कैसा वर्क करता है? ऑफ रोड एबीएस थोड़ा सा अलग तरीके से वर्क करता है। मतलब नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं टर्न पे ब्रेक मार रहा हूँ तो आपका एबीएस आके आपको प्रोटेक्ट करेगा, बट ऑफ रोडिंग में वो थोड़ा सा अलग, मतलब एकदम से नहीं लगता है, डिपेंडिंग ऑन आपका कौन सा मोड पे ईएसपी में गाड़ी चल रही है। बट डेफिनेटली अगर मैं खड़दड़ी रास्ते पे चल रहा हूँ और मैं अगर ब्रेक मारता हूँ, अनइवन टेरेन है, तो मेरे को वो ब्रेक ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड होता है। फुल मैंने पेडल नहीं भी डाला तो भी गाड़ी मेरी एकदम से ग्रिप लेके खड़ी हो जाती है, ऐसा कहीं स्लिप नहीं होती है गाड़ी। स्लिप नहीं होती है, मतलब ये हुआ कि आपको टाइम भी नहीं लग रहा ब्रेकिंग में। नहीं। नॉर्मल एबीएस आपको स्मूथली ब्रेकिंग करके देता है और एफिशिएंट ब्रेकिंग करके देता है बिना स्लिप के, बट ऑफ रोड एबीएस में आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी तेज मिलता है और आपकी गाड़ी स्लिप भी नहीं होती है। नहीं, इसमें सबसे हाईलाइटिंग चीज पता है निखिल भाई कैसी है कि यूजुअली कैसे होता है कि आप सड़क को देख के आपका ड्राइविंग स्टाइल चेंज करते हो, ये गाड़ी में आपको वो नहीं करना। आप जैसे गाड़ी चलाते हो, आप जोर से ब्रेक दबाते हो, आप जोर से दबाओ, आप हल्के से दबाते हो, हल्के दबाओ, आप जैसे करते हो वो करो, बाकी जो भी कम हो रहा है वो ईसीयू कंपेंसेट कर। हाँ, वो मैंने ब्रेक असिस्ट पता है इसके बारे में। इंटेलिजेंटली ईसीयू आपका जगह देखेगा, इंटेलिजेंटली वो कंपेंसेट कर लेगा, आपको कहीं मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं। कह रही गड्ढा है तो मैं ऐसा करता हूँ, अपनी आदत बदलने की भी जरूरत नहीं। ये सारे जो फीचर्स है ना एक्चुअली आउट ऑफ लीग फीचर, ये रेंज में कोई गाड़ी में वो सब लैंड रोवर 60-70 लाख की गाड़ी वाला फीचर है। दिस इज एक्चुअली लैंड रोवर पेडिग्री एंड प्रूव्स टू बी वो 60 इससे 3 गुना कीमत की गाड़ी का फीचर है, तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता है कोई दूसरा कंप्यूटर इसको इतने कीमत में दे पाए, टच कर पाएगा, चांस ही नहीं है। ऑफ कोर्स। तो आप बोल रहे हो कि अपनी स्टाइल बदलनी नहीं पड़ती, अपने को एडजस्ट नहीं करना पड़ता, अपने ड्राइविंग स्टाइल के सिस्टम खुद अडेप्ट कर लेते हैं रोड कंडीशन के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि कोई नौसिखिया भी थोड़ी बहुत ड्राइविंग स्किल लेकर के इसको आराम से हैंडल कर। बिल्कुल, मतलब इवन वेमेन के ड्राइव, एल्डरली कैन ड्राइव। अगर कोई यंग ड्राइवर है और रिस्पॉन्सिबली चलाना चाहता है, ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि आप भगाए जा रहे हो, रैश ड्राइविंग कर रहे हो और गाड़ी सबको जिंदा बचा के छोड़ देगी, ये नहीं। अगर आप रिस्पॉन्सिबली राइड कर रहे हो तो आपको गाड़ी में जर्क्स आना, कंट्रोल से बाहर जाना, अनफेवरेबल सिचुएशन में थोड़ा सा मुश्किलें आना, ये कम से कम होगा। बिल्कुल, दैट इज व्हाट द सिस्टम इज गोइंग टू एंश्योर। तो वो एक चीज अच्छी है गाड़ी में कि अगर आप न्यूबी ड्राइवर हैं, अनएक्सपीरियंस्ड है,
थोड़ा आपको लगता है कि आपको इतनी बड़ी गाड़ी हैंडल करने में डिफिकल्टी होगी, यू आर रॉन्ग। आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ये गाड़ी एक्चुअली आपको ड्राइव करने में और सीखने में और खुद की ड्राइविंग एनहांस करने में हेल्प करेगी। इसके सिस्टम्स कुछ ऐसे अडेप्टेड है, बाद में आप ये गाड़ी चलाने के बाद दूसरी गाड़ी चलाना नहीं चाहेंगे, दैट इज अ गारंटीड फैक्ट। नहीं, इवन द ओनर कैन कंफर्म दिस। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अभी दूसरे कोई गाड़ी में अगर मैं बैठता हूँ चलाने में तो बोला ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट नहीं अच्छा लगता। ऐसे एक तो कैसे पोजीशन इसकी हाइट वाली है, तो वो अपन ऐसा लगता है नीचे बैठे हैं, और फिर वो पावर, वो फील जो आता है, फील आती है, वो नहीं आती है। कैप्टन लाइक फीलिंग। और विजिबिलिटी गाड़ी की बहुत अच्छी है बेसिकली फ्रंट के सनशेड्स के हिसाब से देखा जाए। रूमी फील के लिए कितना कुछ दिया हुआ है, बड़े बड़े विंडोज। चलो मैंने तो एनाटॉमी वीडियो में भी बताया था, एंड ये सब चीजें तो भाई साहब एक्सपीरियंस भी कर ही रहे हैं। अच्छा, टायर्स इसके बहुत बड़े हैं, 17 इंच के सेम टू सेम अलॉय व्हील्स आपको किया सेल्टोस, एमजी हेक्टर और क्रेटा में भी मिलते हैं टॉप एंड वेरिएंट्स में। बट मैंने जब पहली बार हैरियर देखी थी 2019 के फरवरी में, तभी ये नोटिस कर लिया था कि टायर 17 इंच के हैं, पर इतने बड़े क्यों लग रहे हैं। देन अभी बाद में मुझे मालूम पड़ा कि 235 mm की विड्थ है। देन साइड वॉल बहुत बड़े परसेंटेज पे है, इसकी वजह से टायर का साइज जो एस्पेक्ट रेशियो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो विजिबिलिटी पहले ही लगती है देख के कि ये बहुत बड़े टायर है, बट ड्राइविंग में और ऑफ रोडिंग में और हैंडलिंग में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पुरानी गाड़ियों में कैसे मैं एक्सपीरियंस ये किया, मैं कुछ मैनेज करना चाहता हूँ, सामने से ट्रैफिक आ रहा है, मैं रोड के एज में गाड़ी ले गया तो कई बार चक्का क्योंकि विड्थ नहीं होती थी तो नीचे स्लिप हो जाता था। अब ये गाड़ी का चक्का इतना चौड़ा है कि मैक्सिमम टाइम स्लिप होता ही नहीं है, और अगर मान लो स्लिप होता भी है तो क्योंकि विड्थ इतनी अच्छी है गाड़ी की चक्के की, तो बहुत एलिगेंटली नीचे जाके फिर ऊपर आने में भी बहुत आसानी होती है। ऐसा नहीं कि बम्प आ गए या फिर एकदम से धन से गाड़ी नीचे चली गई। और दूसरा एक चीज जो मैं नोटिस किया था कि पुराने गाड़ी में क्योंकि विड्थ टायर छोटा रहता था, रिम बेंड होकर हवा निकल जाना और गाड़ी पंचर होना ये बहुत कॉमन है। आप स्विफ्ट लोगे, इंडिका विस्टा लोगे, कोई भी i10 i20 ये सब रेंज में गाड़ियों में ये बहुत प्रॉब्लम, बट इसमें ये प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा चक्का है कि आप उसको कैसे भी कहीं पे भी डाल दो वो एकदम से सही बाहर आता है, कोई इशू नहीं। सो ये था एक्सपीरियंस मिस्टर अजीतेम का। अजीतेम जी नागपुर से हैं, टाटा हैरियर एक्जेट प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, और काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। काफ़ी अच्छी नॉलेज हमारे साथ इन्होंने शेयर की, इनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस, कुछ इन्होंने बताया। अमेजिंग माइलेज अचीवमेंट्स इन्होंने हमें बताया, रिकॉर्ड में मैंने आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर दिखाए भी थे। आई होप आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है अगर आप टाटा हैरियर लेने का प्लान कर रहे हैं या किसी को एडवाइस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोग आजकल एडवाइस भी करते हैं वीडियोस देख करके। तो आई होप अब आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो टाटा हैरियर एनाटॉमी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है और आई बटन पर भी दी है। और ऐसे कई सारे और ओनरशिप रिव्यूज और डिटेल ड्राइव रिव्यूज भी मैं लाने वाला हूँ टाटा हैरियर के। आगे चल करके मैं थग ओनर के साथ में टाटा हैरियर की ट्रिप पर भी जाऊंगा और अजीतेम जी के साथ में भी जाऊंगा, तो कई सारे और मोमेंट्स भी आएंगे। ऐसे सभी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन में मिलती रहे। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।